हम लोगों ने स्टार्ट करना है स्पेशल कोड से। इससे पहले के सेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्पेशल कोड है, इसका क्या है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो कि बात करता है स्पेशल कोड्स के बारे में। तो सेक्शन नंबर 28 बात करता है स्पेशल कोड्स भैया क्यों बनाए गए या किस तरह से बनेंगे उस चीज के बारे में। तो पहला पॉइंट है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल। क्या कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल हो सके, जल्दी से जल्दी ट्रायल हो सके, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सीजीआई के साथ, हाई कोर्ट के सीजीआई के साथ बातचीत करके एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी। ठीक है। और जिसके अंदर किस किस तरह के ऑफेंसेस आएंगे, जो जिसके अंदर आएंगे, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट आएगा। ठीक है। अ स्पेशल कोर्ट, क्या है, एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा फॉर द सिमिलर पर्पस, कि जो सिमिलर पर्पस है, जैसे जो जेजे में बताया गया, पॉक्सो में बताया गया है, चाइल्ड के राइट्स के बारे में जो बताया गया है, वो सारे वहीं पर क्या देखे जाएंगे, वो सारे वहीं पर केस लॉस, सारे केसेस वहां पे देखे जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, स्पीडी ट्रायल, कि हम लोग स्पेशल कोर्ट को इसलिए बनाएंगे ताकि क्या हो सके, हमारा स्पीडी ट्रायल हो सके। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है। ये प्रोवाइडेड अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट है, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्रायल करेंगे इस ऑफेंस का इस एक्ट के अंदर, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या करेगा, इन ऑफेंसेस को ट्राई करेगा। किसे नहीं करेगा, जो कि लिखा गया है सबसेक्शन 1। किसके सबसेक्शन 1 में, ऑफेंस, आप बेरेक्ट की लैंग्वेज यूज करते हो ना नोट्स के लिए? हाँ। अच्छा, अगर थोड़ी इजी लैंग्वेज यूज करो तो अच्छा होगा नहीं, समझने अभी के लिए। पढ़ाने के लिए तो बेयरक्ट से ही सही रहेगा। इजी लैंग्वेज तो मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगी ना। अच्छा, ये भी रहने दो। इसमें ये कहा गया है, अभी आप ये वाला पॉइंट अभी रहने दो। ठीक है। ये सिर्फ एक्सेप्शन बता रखा है कि जो सबसेक्शन 1 है, ये चीज उस पर ट्राई नहीं होगा, बाकी सारे ऑफेंसेस पर क्या होगा, ट्राइएबल होगा। ठीक है। द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट शैल हैव अ jurisdiction try offenses under section 67B of that act इन सो दैट, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इस एक्ट का कौन सा सेक्शन है, 67B। ठीक है। आप 67B कुछ बात करता होगा तो उन्होंने कहा कि भैया उसका ऑफेंस भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा अंडर स्पेशल कोड। बात समझ आई। और वो किसके बारे में बात करता है, सेक्सुअली, वही ट्रांसमिशन, पब्लिकेशन कर दिया, बच्चे से रिलेटेड ही बात करता है, इसलिए वो स्पेशल कोर्ट में क्या किया जाएगा, वो केस देखा जाएगा। फिर क्या है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब पहले एक छोटी समरी में इसमें बता देती हूँ क्या है, कि सबसे पहले कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, ट्रायल हो सके। और दूसरी चीज ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बातचीत करेगी सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट के साथ, उसके बाद क्या है, स्पेशल कोर्ट बना दिया जाएगा। फिर कहा गया, अगले पॉइंट में कहा गया कि इस एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो जो ऑफेंसेस बताए गए उन सब का ट्रायल होगा स्पेशल कोर्ट के अंदर। फिर कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका जो सेक्शन है 67B, वो भी यहाँ पर ट्राई किया जाएगा। अब है सेक्शन नंबर 69, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस वेयर अ पर्सन इज अ प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस, कि जो हमने अभी पढ़कर आए थे सेक्शन 3, 5, 7 और 9, कहते हैं अगर कोई भी पर्सन क्या है, किसी भी पर्सन ने उस ऑफेंस को कमिट किया है, जो कि हमने क्या पढ़ा, 3, 5, 7 और 9 के उसमें पढ़ा, अब इसी एक्ट में पढ़ा। अगर कोई वो कमिट करता है, अबेटिंग करता है या अटेम्प्ट करता है उस ऑफेंस का, तो द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या आपको पता है शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है और मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है। यस, शाल मीन्स इट्स मैंडेटरी कंपलसरी। हाँ। ठीक है। और मे का मतलब हो भी सकता है और नहीं मे भी हो सकता, और मे नॉट, या है ना।
तो शेल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि भैया कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रिज्यूम करेगा। क्या शेल प्रिज्यूम करेगा कि दैट सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि एक होता है कि भैया अगर आपको 50% 51% अगर आपको एविडेंस मिल गया ना इसके खिलाफ, तो आप मान लोगे, आप शेल प्रिज्यूम कर लोगे कि इसने ये काम किया है अंडर सेक्शन 3, 5, 7 और 9 में। लेकिन अगर यहाँ पर जो मे प्रेज्यूम है, मे प्रेज्यूम में आपको ज्यादा चाहिए होता है, मतलब कि जब 99% आपको एविडेंसेस मिलेंगे तो आप वहां पे क्या करते हो, प्रिज्यूम करते हो, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब आई होप मैं इतना समझती हूँ कि आपको शैलो और उसमें में मतलब फर्क पता होगा। ये हम लोग बीएसए में भी पढ़ते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है, उसमें तो काफी ज्यादा डिटेल में है। ये तो चलो फिर भी ये है कि स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, सिंपल कहा गया कि जो सेक्शन 29 के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या कर लेगा, शेल प्रिज्यूम कर लेगा कि इसने ये कमिट किया है। फिर है प्रिजम्पशन ऑफ अ कल्पेबल मेंटल स्टेट। किसके बारे में बात हो रही है, एक मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है। इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, विच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, द स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पर किसके मेंटल स्टेट, किसकी बात, मेंटल स्टेट ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन, किसकी, विच रिक्वायर्स a culpable mental state on the part of the accused, the special court, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रिज्यूम करेगा, स्पेशल कोर्ट शेल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट, but it shall be defense for the accused to prove the fact that he had no such a mental state with the respect to the charge। अब यहाँ पे कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसने क्या कमिट किया, इसने कमिट किया फॉर एग्जांपल सेक्सुअल असॉल्ट या व्हाटएवर कुछ भी। तो यहाँ पर ये डिफेंस ले सकता है, यहाँ पे लिखा है कि ये डिफेंस ले सकता है कि मुझे कोई मेंटल स्टेट है, मतलब मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बोलते कि यहाँ पर शेल प्रिज्यूम, अरे यार अभी आवाज क्लियर आ रही है, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पर्सन है वो क्या है, ये डिफेंस ले सकता है, ये आपके सामने लिखा है भैया कि बट इट शैल बी डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड, ये डिफेंस हो सकता है एक्यूज्ड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चांसेस थोड़े कम ही रहेंगे भैया, उसे माफ तो नहीं किया जाएगा। तो ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ अ कल्पेबल मेंटल स्टेट। बात समझ आई, इसका मतलब आपको समझ आया मेंटल स्टेट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना। ये सभी आ रही है, और वैसे भी वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा ना मेंटल हाँ स्टेट हाँ वाला। हाँ, एक्सेप्शंस में आते हैं ये तो। अदरवाइज तो देखो भाई, अगर कोई पकड़ा गया ऐसा कुछ गलत काम करते हुए तो उसे तो सजा मिलेगी। ठीक है, फिर है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड ओनली। कहते हैं जो ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है मेंटल स्टेट वाला, व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव इट टू एग्जिस्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, क्या कहा गया है कि जब, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, एक्चुअली ना वो लेफ्ट हो रहे हैं और दोबारा है तो उसकी वजह से हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से इसमें कहा गया है कि ये जो फैक्ट है, ये जो मेंटल वाला जो फैक्ट है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कोर्ट आपको तभी क्या करेगा, क्षमा करेगा, स्पेशल कोर्ट तभी आपको क्षमा करेगा जब उसे ये बिलीव होगा कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, कोई शक नहीं है आपके दिमाग में, कोर्ट के दिमाग में कोई शक नहीं रहना चाहिए, उसे 100% श्योर पता होना चाहिए, 100% श्योर पता होना चाहिए कि भैया इसके दिमाग में कोई दिक्कत है। बात समझ आई। ठीक है, एक बार अगर ना समझ आए ना, मैं बताती हूँ, मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ताकि पहली बात तो ये देखो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे इजी लैंग्वेज में, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस तरह से बेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। ठीक है, जहाँ पे कॉमा आ गया वहां से बात अगली स्टार्ट हो जाती है। देखो, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस पर्पस का क्या,
इस सेक्शन के पर्पज से अफेक्ट, जो फैक्ट कहा गया क्या, मेंटल स्टेट इज सेड टू बी प्रूव्ड ओनली, ये तभी प्रूफ होगा जब एक स्पेशल कोर्ट ये बिलीव कर लेगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बात समझ आई? मतलब वहां पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए कि इसी ने कमिट किया, ये 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है इसलिए इसने ऐसा किया। अब समझो, देखो हाँ भैया, अब कल्पेबल मेंटल स्टेट में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आपकी इंटेंशन देखी जाएगी थी या नहीं थी, मोटिव, नॉलेज देखी जाएगी, क्या आपको पता था कि ये लड़की 18 साल से छोटी है, नहीं पता था, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। तो अगर कई बार कोई पूछ लेना कि कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या, कि उसके अंदर सब आते हैं, इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, और ये काफी अच्छे से ये बीएसए में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, जैसे हमारा सेक्शन 9 आता है, सेक्शन 9, सेक्शन 8, 7 कुछ है जो मोटिव और प्रिपरेशन इन सब के बारे में बात करता है, काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया। अब इसमें कहा गया है सेक्शन नंबर 31, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट। कहते कि अब जब केस आया तो केस एक नॉर्मल कोर्ट में हमने लगा दिया, तो वहां से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा और स्पेशल कोर्ट में लगाया जाएगा। इसमें इतना कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, चलो मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं, बेल और बेल बॉन्ड का जो प्रोविजन सीआरपीसी में बताया गया है, कहते ये अप्लाई हो जाएगा प्रोसीडिंग में, स्पेशल कोर्ट में भी। जैसे कि बेल मिलती है ना, बेल और बेल बॉन्ड मिलती है, उसमें सीआरपीसी में मिलती है, तो वही सेम प्रोसेस स्पेशल कोर्ट में भी फॉलो हो जाएगा। अगर लगता है कि उसने काफी कम, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं किया है, तो उसे बेल या बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। द स्पेशल कोर्ट and for the purposes of said provisions the special court shall be deemed to be a court of session। अब समझो ये स्पेशल कोर्ट को क्या डीम किया जाएगा, डीम का मतलब मानना, क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा। बात समझ आई? हैंड रेज कर दो, इस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन एंड द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, जो भी उसके सामने जो भी प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है उसे क्या माना जाएगा, उसे पीपी माना जाएगा। अब मैं इतना समझती हूँ कि आपको पीपी का मतलब पता होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, हमने काफी अच्छे से हमने बीएनएसएस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। तो बेसिकली इसमें क्या बात कही गई है कि जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है बेल बॉन्ड का, बेल का, वो सब इसमें मिलेगा। स्पेशल कोर्ट को क्या डीम किया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन, और इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो वकील होगा, वो क्या होगा, वो पीपी होगा। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 32 इज अबाउट अ स्पेशल पीपी, सेम बात है भैया, हमने स्पेशल पीपी के बारे में भी पढ़ा था बीएनएसएस के अंदर, याद होगा। मैंने क्या बताया था, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी और अपॉइंट करेगी स्पेशल पीपी को, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। ये चीज भी मैंने आपको बीएनएसएस में बता दी थी कि जो स्पेशल पीपी होता है वो स्पेशल कोर्ट के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास पीपी ऑलरेडी है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पीपी, वो सबसेक्शन 1 में बताया गया है। मतलब सिंपल है कि भैया आपको 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ स्पेशल पीपी। एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पीपी, जिसे भी अपॉइंट किया जाएगा स्पेशल पीपी और अंडर दिस सेक्शन शैल डीम टू बी अ पीपी विद इन द मीनिंग ऑफ, भैया ये सेक्शन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एक एक मतलब आप दिमाग लगाओ। अब ये सेक्शन हम पढ़ के चले गए, मैंने आपको बोला कि स्पेशल कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसिक्यूशन होगा उसे पीपी माना जाएगा, और मैंने कहा कि स्पेशल कोर्ट के अंदर क्या अपॉइंट होते हैं, स्पेशल पीपी अपॉइंट होते हैं, तो वो जो स्पेशल पीपी है उसे ही पीपी माना जाएगा यहाँ पर। बात समझ आई? बात समझ आई? अगर नहीं आई तो अभी मैं दोबारा पढ़ के बताती हूँ, देखो क्या लिखा है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पीपी अंडर दिस सेक्शन, जो भी स्पेशल पीपी अपॉइंट होगा उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड का मतलब क्या, क्या माना जाएगा, पीपी माना जाएगा। बात समझ आई? तो ये जो पॉक्सो के केसेस होते हैं वो पीपी प्रोसिक्यूट करते हैं, यस। एडवोकेट नहीं?
वो भी एडवोकेट ही होते हैं, पीपी का मतलब ही सरकारी वकील होता है हाँ, ना, बट वो वो अंडर द गवर्नमेंट होते हैं लेकिन, हाँ, ठीक है, बस ये फर्क रहता है। उसके बाद है अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। अब एक बार बस ये चैप्टर मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन चलो ठीक है। हमने क्या पढ़ा, 28 पढ़ा स्पेशल कोर्ट के बारे में, 29 पढ़ा प्रिजम्पशन ऑफ अ सर्टेन ऑफेंसेस। आपको याद रखना है कि पॉक्सो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि भैया प्रिजम्पशन क्या है इसकी, तो इसकी प्रिजम्पशन है शेल प्रिजम्पशन, याद रहेगा। एक फिर आपको प्रिजम्पशन के अंदर एक सेक्शन लिखना है 29 और 30, ठीक है। अब है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अ स्पेशल कोर्ट एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब थोड़ा थोड़ा ये बीएनएसएस के जैसा है। तो किसके बारे में, प्रोसीजर और पावर्स ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के क्या प्रोसीजर है और क्या पावर्स हैं। अ स्पेशल कोर्ट में टेक अ कॉग्निजेंस, देखो सेम बीएनएसएस की तरह बिल्कुल सेम। अ स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस का, विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर अ ट्रायल अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट। कह रहा है कि रिसीव, जब वो कंप्लेंट को रिसीव कर लेगा, ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट बना दी जाएगी, जो पुलिस रिपोर्ट वगैरह बनाई जाती है, फिर वो क्या ले लेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब समझ रहे हो, फिर वो एक्शन ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ, स्पेशल कोर्ट क्या ले लेगा, फिर एक्शन ले लेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। द स्पेशल पीपी as the case may be, counsel appearing for the accused। देखो जो स्पेशल पीपी है वो तो सही है भैया। अब क्या कहा, काउंसिल का मतलब क्या होता है, एडवोकेट ही होता है, और कुछ तो नहीं। काउंसिल अपीयर होगा एक्यूज्ड के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो छोटा बच्चा उसकी तरफ से ही पीपी आएगा, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भी तो अपना वकील करेगा। सो वाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्या आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या होता है, ये बीएसए का पार्ट है, ठीक है। एग्जामिनेशन करवाना, आपस में बात करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, उसने कुछ कह दिया फिर दोबारा से क्रॉस करना, तो वो एग्जामिनेशंस होते हैं। एग्जामिनेशंस का मतलब बेसिकली आप समझ लो कि सामने वाले से क्वेश्चंस पूछना कि क्या आपने ये चीज देखी थी, क्या ऐसा हुआ, आप मतलब जब आपने फॉर एग्जाम्पल वीना ने कोई जवाब दे दिया और मैं दोबारा से उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही हूँ उसी बात पे, तो वो एग्जामिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल पीपी क्या कंडक्ट करवाता है, फिर रिकॉर्डिंग करता है एग्जामिनेशन इन चीफ की, क्रॉस एग्जामिनेशन की, और री एग्जामिनेशन। ये तो पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि री एग्जामिनेशन, दोबारा से एग्जामिनेशन हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ है। फिर कम्युनिकेशन द क्वेश्चन हैज टू पुट टू द चाइल्ड। अब जो चाइल्ड है उससे भी क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशल कोर्ट के अंदर, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वाले में तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, और कब लेगा कॉग्निजेंस, जब कंप्लेंट आ जाएगी, जब कंप्लेंट फाइल कर दी जाएगी। और उसके बाद कहा गया कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन का। फिर है स्पेशल कोर्ट में, इफ इट, अगर स्पेशल कोर्ट को क्या लगता है, अगर स्पेशल कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो वो ब्रेक लेगा। जैसे ट्रायल हो रहा है तो बच्चे को क्या दे देगा, ब्रेक दे देगा। बात समझ आई, क्योंकि भैया वो चाइल्ड है, 30-40 साल का बंदा तो है नहीं है, बच्चा है, तो बच्चे को क्या दे देगा, ड्यूरिंग द ट्रायल वो क्या दे देगा, ब्रेक दे देगा, अगर उसे जरूरी लगता है तो। फिर है द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो बच्चे के लिए कैसा फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा, उसके फैमिली मेंबर्स उसके पास होंगे, उसके गार्जियन उसके पास होंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव उसके पास होंगे, उसके प्रेजेंस में कोर्ट, जब वो बच्चा कोर्ट में जाएगा तो वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि भैया बच्चा डरे ना इसलिए। और क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर चाइल्ड फ्रेंडली बना के रखेंगे। फिर है स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। अब ये जो वर्ड है टेस्टिफाई, इसका सेक्शन मेरे को याद नहीं आ रहा, 140 के आसपास है। टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस पूछना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने राहुल आया, ठीक है जी,
हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे टेस्टिफाई करेंगे। मैं इससे पूछ रही हूँ कि अच्छा बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आपकी टीचर का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है। अब कोई बूढ़ा इंसान आ गया तो उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ये देखा जाएगा क्या वो बच्चा कैपेबल है जवाब देने के लिए या नहीं। बात समझ आई। जब हमें एक बच्चे की कैपेबिलिटी को देखना है तो हम उससे यही क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कब ट्यूशन जाते हो, स्कूल से कब आते हो। यही वाले क्वेश्चंस पहले क्या पूछे जाते हैं। ये वहां लिखा हुआ भी है, हमारे बीएसए में ये चीज लिखी हुई भी है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले उसे टेस्टिफाई किया जाएगा, लेकिन बार बार टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार पूछा जाएगा, ऐसा नहीं बार आज भी पूछ लिया फिर महीने बाद बुला रहे हैं फिर वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा भैया इसने आपके साथ क्या किया था, फिर ऐसा नहीं होता है। बात समझ आई। आप रिपीटेडली टेस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट में। बात समझ आई कि नहीं आई। क्या पॉक्सो के केसेस में चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिलता है कोर्ट या पुलिस की तरफ से? हाँ मिलते हैं, देते हैं। अगर अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की जान को खतरा है, उसे कोई मार सकता है तो मिलता है, ठीक है। फिर है स्पेशल कोर्ट शेल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चन। अब जो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, वो बच्चे से एग्रेसिव क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बात समझ आई। उससे उससे क्या है, गुस्से वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रायल इंश्योर करेंगे उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे कि उससे कोई बदतमीजी ना करे, या फिर अगर उसे डर लग रहा है एक्यूज्ड के सामने जाने से तो उसे नहीं बुलाया जाएगा एक्यूज्ड के सामने, ठीक है। एक्यूज्ड के सामने उससे कोई बात नहीं की जाएगी। अगर उसे लगता है कि मैं उसके सामने, बच्चा बोलता है कि मैं एक्यूज्ड के सामने नहीं जाऊंगा, तो उसकी मर्जी भाई, वो बच्चे के लिए फिर उन्हें करना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट शेल इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज। ये बात मैंने कल की क्लास में भी बताई थी कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है वो आप नहीं बताओगे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ना ही पुलिस ऑफिसर बताएगा, ना ही मैजिस्ट्रेट बताएगा, ना ही मीडिया वाले बताएंगे। कोई भी बच्चे की आइडेंटिटी को, बच्चे की फोटो को नहीं पब्लिश करेगा, और ना ही उसके केस के बारे में बताएगा किसी को भी, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन अ राइटिंग। अब जो रीजंस को रिकॉर्ड किया गया, द स्पेशल कोर्ट परमिट सच डिस्क्लोजर इफ इन द ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इज इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब ऊपर वाले पॉइंट में क्या कहा गया कि बच्चे की आइडेंटिटी को और केस से रिलेटेड किसी भी चीज को क्या नहीं किया जाएगा। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर कहा अगर वहां पर आप डिस्क्लोज कर सकते हो अगर वो क्या है, वो बच्चे के लिए फायदेमंद है या बच्चे के इंटरेस्ट के लिए सही है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर हम ये इस चीज को डिस्क्लोज कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बात समझ आई। अब एक्सप्लेनेशन में ये चीज बताई गई है कि द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड shall include the identity of a child family, school, relative, neighborhood and other informations by which the identity, कि भैया आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ना ही उसके माँ बाप की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा, ना ही स्कूल, ना ही रिलेटिव, ना ही नेबरहुड, और अदर इंफॉर्मेशन जो भी उसे रिलेट करती है। फिर अगला है प्रोसीजर इन द केस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। ओके, अब यहाँ पर ऑफेंस किया गया है बाय चाइल्ड, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कमिटेड बाय अ चाइल्ड। हैंड रेस कर दो, ये सेक्शन आप याद रखोगे 34। 34 बात करता है कि बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया, क्या किया, बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया, तो इसे हम कहां डील करते हैं, जेजे एक्ट में। ये भी हैंड रेस कर दो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम इसे डील करते हैं। और बच्चे को जेल नहीं भेजा जाता, क्यों नहीं भेजा जाता, कितने साल की जेल होगी, वो सब जेजे एक्ट में लिखा गया है। तो जब बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है तो कहां जाएंगे, जेजे एक्ट में। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन द प्रोसीडिंग, अब कोई क्वेश्चन अराइज हो गया during the proceeding before a special court whether a person is a child or not,
चाहे वो बच्चा चाइल्ड हो चाहे वो ना हो, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ। अब समझो क्या बोल रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ प्रोसीडिंग्स के दौरान, किसके सामने, स्पेशल कोर्ट के सामने, वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड, अब वो जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ है किसके रिगार्डिंग में अराइज हुआ है, वो चाहे वो बच्चा हो चाहे ना हो, सच क्वेश्चन शेल बी, उस क्वेश्चन को डिटरमाइन किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा आफ्टर satisfying itself about the age of such person, and it shall record in writing its reasons for such determination। कि भैया जो क्वेश्चंस पूछे गए, फॉर एग्जांपल हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चे से, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बच्चे से तुरंत क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ऐसा नहीं है, पहले तो कोर्ट के सामने आपने कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो गया, होता ना कि क्वेश्चन अराइज हो गया, अच्छा यार अब क्या किया जाए, अब ये तो इसके खिलाफ, ये तो बच्चे के खिलाफ ही क्वेश्चन आ गया, अब क्या किया जाए, तो पहले देखा जाएगा कि वो जो क्वेश्चन किसके अगेंस्ट में आया, बच्चा है या नहीं है, बच्चा है नहीं है, फिर उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा स्पेशल कोर्ट। अगर उसे सेटिस्फाई होता है कि भैया चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल सही है और हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब चलो एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या उस टाइम पर ये बच्चा वहां 4 बजे प्रेजेंट था, ये वहां उन्होंने प्रूफ कर दिया, अभी क्वेश्चन हो गया ना, अगर वहां पे बच्चा प्रेजेंट था तो कुछ गलत था, तो फिर इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और इनके रीजंस को भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है प्रोसीडिंग में स्पेशल कोर्ट के सामने, अब वो जो क्वेश्चन अराइज हुआ या तो वो चाइल्ड के अगेंस्ट है या नहीं है, तो वो क्वेश्चन डिटरमाइन किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो बता देगा चलो ठीक है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, और फिर वो जो क्वेश्चन डिस्कस करेगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, और रीजंस उसके डिटरमाइन कर दिए जाएंगे, उसके रीजंस को भी लिख दिया जाएगा। बात समझ आई? नो ऑर्डर मेड as shall be deemed to be invalid that age of a person determines। कहा गया है कि नो ऑर्डर मेड बाय स्पेशल कोर्ट, कहते स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, ठीक है, और अगर दिया भी गया तो वो क्या होगा, शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। वैसे तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन अगर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, merely by any subsequent proof that age of a person determined by its subsection 2 was not correct। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एग्जांपल ले रही हूं मैं, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया इसके फेवर में, कोर्ट को लगा कि ये 16 साल का बच्चा है लेकिन ये 19 साल का है, तो क्या कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वैलिड माना जाएगा? माइक ऑन करके बताओ। फिर से पूछिए क्वेश्चन। यहाँ पे कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसके फेवर में, ये राहुल है, राहुल के फेवर में ऑर्डर दिया, कोर्ट को ऐसा लगा कि ये 16 साल का है लेकिन वो 19 साल का है, तो जो ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा? शायद वैलिड होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वैलिड कैसे हो जाएगा? मैंने बताया तो अभी इनवैलिड होगा वो। बट अगर जजमेंट पास हो गया तो वैलिड अरे हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनो, ऑर्डर ऑर्डर दे दिया गया, ऑर्डर और जजमेंट में थोड़ा फर्क होता है, ऑर्डर एक छोटा होता है, जजमेंट काफी बड़ी होती है। तो हाँ अगर एक हाँ। ऑर्डर दे दिया गया, सिंपल सी बात है भैया, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि इसके फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, अब इसके फेवर में दिया, हमें कोर्ट को बाद में पता लग रहा कि ये तो 19 साल का है, इसे तो इसे तो एडवांटेज मिल गया, तो वो जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो खत्म, इनवैलिड। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे थोड़ी दोबारा क्या केस नहीं खोला जा सकता, खोला जा सकता है ना। तो एक बार इसे दोबारा से पढ़ लो, सारी कंफ्यूजन खत्म। नो ऑर्डर मेड बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, अगर ऑर्डर नहीं दिया जा सकता अगर उसको एज नहीं पता,
सामने वाले इंसान की, या करेक्ट एज नहीं पता, लेकिन अगर उसने ऑर्डर दे दिया तो वो इनवैलिड होगा, क्योंकि उसे बंदे की एज का ही नहीं पता वो 18 साल से बड़ा है या 18 साल से छोटा है। बात समझ आई? अब है 35 बोलता है प्रोसीडिंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ अ केस। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो रहा है। द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड। बच्चा जो एविडेंसेस दे रहा है, बोल रहा है, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा विद इन द 30 डेज। हैंड रेज कर दो, 30 दिन के अंदर स्पेशल कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा और किसी भी तरह का डिले नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर डिले हो गया है उसके एविडेंसेस लेने में, तो उसके रीजंस को वहां पर लिख दिया जाएगा। बात समझ आई? कि एक बच्चा है, हमें बच्चे का क्या लेना है, एविडेंस लेना है। तो कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर एविडेंस ले लो। अगर नहीं, अगर डिले हो गया तो रीजंस लिख दो, क्यों लेट हो गया आप एविडेंस लेने में, लेकिन लेना है। फिर है द स्पेशल कोर्ट शेल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल। कहा गया है कि पॉक्सो के अंदर स्पेशल कोर्ट को विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कोशिश करनी है। क्या? 1 साल के अंदर कोशिश करनी है ट्रायल को कंप्लीट करने का। ठीक है? द चाइल्ड नॉट सी अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। बस ठीक है, ये रहने दो। और इसमें क्या लिखा है, और ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो चाइल्ड है ये किसी भी तरह से एक्सपोज ना किया जाए एक्यूज्ड के द्वारा। ठीक है? जिस टाइम पर रिकॉर्डिंग होगा एविडेंस का, उस टाइम पर ये बच्चा, इस बच्चे को क्या ना किया जाए, एक्सपोज ना किया जाए। ठीक है? और वो जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसे जो सही लगेगा, उसे वट एवर, उसे जो भी स्टेटमेंट देना है वो अपनी स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेगा अपने एडवोकेट के साथ। जो उसका एडवोकेट होगा ना, वो उसके सामने और उसे अपनी सारी बातें बता देगा, कम्युनिकेट कर लेगा, सिंपल। और अगर स्पेशल कोर्ट को लगेगा तो स्पेशल कोर्ट क्या कर लेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसे रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी उसे रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है? ताकि एक प्रूफ रह जाए हमारे पास। बात समझ आई? और इसमें कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सेक्शन पढ़ते हैं, फिर बस कल कल की क्लास लगेगी, हमारा पॉक्सो एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ टोटल है कितने तो सेक्शंस है? 45 के आसपास है। हम्म, कुछ रह गया क्या? नहीं, ठीक है। कल ड्राफ्टिंग का क्लास है मेरा 8 बजे। देखो, अरे मैं तभी बोल रही, मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ से सेक्शन 36 स्टार्ट है। ठीक है? चाइल्ड नॉट टू बी एक्यूज्ड ऑफ, वो एक्यूज्ड नहीं होगा, उसे एक्सपोज नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से, और कम्युनिकेशन होगा एडवोकेट के सामने। ये सेक्शन 36 है। ठीक है? अब आ गया सेक्शन 37। यहां से सेक्शन नंबर 36। ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। जो भी ट्रायल कंडक्ट होगा वो कैमरे में होगा। ही द स्पेशल कोर्ट shall try a cases in a camera in the presence of the parents of child or any other person in whom the child has a trust or a confidence। किस जो स्पेशल कोर्ट है वो ट्रायल को कंडक्ट करेगा कैमरा के अंदर भैया, अंडर द कैमरा, और उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में। फिर है प्रोवाइडेड दैट where the special court is the opinion that child needs to be examined at a place other than a court। अगर स्पेशल कोर्ट को ये बात लगता है, जरूरी लगता है, स्पेशल कोर्ट को लगता है कि बच्चे का एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर होना चाहिए, तो वो किसी दूसरी जगह पर जाकर उसका क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और वही 284 के सीआरपीसी के सेक्शंस को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन आपका एक होमवर्क है,
हमारे पॉक्सो एक्ट में काफी जगह सीआरपीसी के सेक्शंस आए हैं, कल भी आया था 64 का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीएनएसएस का भी सेक्शन नंबर याद हो जाए। ठीक है, कि अगर सीआरपीसी का 284 है तो आपको पता हो कि बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है जो कि सेम डील करता है। ठीक है, बाकी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कल मैं केस लॉज भी करवा दूं, सारे लैंडमार्क जजमेंट कल करवा दूंगी। ठीक है।